ये कहानी शुरू होती है एक एनालॉजी से। कोयल पक्षी अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है। जब उस कोयल का बच्चा अपने अंडे से बाहर आता है तो वो असली घोंसलों के बच्चों को नीचे गिरा देता है और उस घोंसले को अपना घोंसला बना लेता है। जब उस घोंसले की असली माँ आती है तो उस कोयल के बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालती है। इसके बाद हमें जेमा को दिखाया जाता है जो एक स्कूल टीचर है। स्कूल के बाहर जेमा को उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो उससे पूछती है क्या तुम्हें नया घर मिल गया, जिस पर जेमा मना कर देती है। तभी जेमा को एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर जमीन की तरफ देख रही है। वहाँ जमीन पर कुछ चिड़िया के बच्चे मरे हुए पड़े हैं और ये वही बच्चे हैं जो उस कोयल के बच्चे ने जमीन पर फेंक दिए थे। जेमा उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की जेमा से पूछती है मैम, इन बच्चों के साथ ऐसा किसने किया होगा। जेमा उस बच्ची को बताती है किसी ने उनका घोंसला छीन लिया और उन्हें नीचे फेंक दिया। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे की चीजें छीन लेते हैं। लड़की कहती है मुझे ऐसी दुनिया पसंद नहीं है। फिर जेमा को याद आता है कि उसे घर देखने जाना है। अब जेमा और टॉम एक रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक मार्टिन नाम के आदमी से होती है। मार्टिन जेमा और टॉम को उस योंडर कॉम्प्लेक्स को दिखाने के लिए कन्विंस कर लेता है। जेमा, टॉम और मार्टिन उस कॉम्प्लेक्स में घर देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ सारे घर एक जैसे बने हुए हैं। मार्टिन उन्हें नंबर 9 का घर दिखाता है। जब जेमा और टॉम पूरा घर देखने लगते हैं तब मार्टिन अचानक से घर से गायब हो जाता है और वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब जेमा और टॉम मार्टिन को ढूंढते हुए घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर मार्टिन की गाड़ी भी नहीं होती। टॉम कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और ये दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। मगर वो ये देखते हैं कि वो फिर से लौटकर नंबर 9 के घर के सामने आ गए हैं। पहली बार ऐसा होने पर दोनों इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके साथ ये बार बार होता है और अब ये दोनों किसी तरह एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। इसी वजह से वो बार बार लौटकर उसी नंबर 9 घर के सामने आ जाते हैं। अब ऐसे ही घूमते घूमते दिन से रात हो जाती है और अब उनकी कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और इन दोनों को बहुत भूख लगी है। वो फ्रिज खोल कर देखते हैं तो वहाँ एक शैम्पेन की बोतल और कुछ स्ट्रॉबेरीज रखी हुई है जिन्हें ये लोग खाते हैं, लेकिन उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। फिर दोनों रात को सोने चले जाते हैं और टॉम जेमा से कहता है कि मैंने कभी भी इतनी खामोशी नहीं सुनी और यहाँ इतनी खामोशी इसलिए थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इनके अलावा और कोई नहीं होता। सुबह होती है तो टॉम उस घर की छत पर जाता है और वो देखता है कि दूर दूर तक एक जैसे घर बने हुए हैं, लेकिन उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों सूरज की रोशनी को फॉलो करते हुए यहाँ से पैदल ही बाहर जाएंगे। इन्हें चलते चलते रात हो जाती है। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन ये चलते चलते फिर से उसी नंबर 9 घर के सामने पहुंच जाते हैं। मगर अब घर के बाहर इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ सामान होता है। टॉम उस बॉक्स को घर के अंदर ले जाता है और गुस्से में उस बॉक्स के साथ पूरे घर को आग लगा देता है। टॉम कहता है ये देखकर कोई हमारी मदद करने जरूर आएगा। घर जलाने की वजह से उन्हें पूरी रात घर के बाहर कार में ही सोना पड़ता है। सुबह नींद से जागने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक नया बॉक्स पड़ा है। जेमा उस बॉक्स के पास जाती है और उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बच्चे को बॉक्स से बाहर निकालती है और टॉम से कहती है कि ये एक लड़का है। फिर इन दोनों की नजर उसी घर पर जाती है जिसे टॉम ने पिछली रात जला दिया था और वो घर बिल्कुल वैसे ही रिनोवेट हो गया होता है जैसे कि कभी जला ही नहीं था। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि टॉम ने अपने घर की छत पर हेल्प का मैसेज लिखा हुआ है। वो बच्चा जो इन्हें बॉक्स में मिला था वो अब 5 से 6 साल का दिखने लगा है। वो जेमा और टॉम की हर एक बात और हर एक मूवमेंट को कॉपी करता है, जिससे ये काफी परेशान होते हैं। एक दिन वो बच्चा चिल्लाता है मेरी हाइट देखो। जेमा उसे दरवाजे के पास ले जाती है और उसकी हाइट नापकर दरवाजे पर एक निशान लगाती है। टॉम उसे निशान दिखाता है और कहता है 98 डेज। जो बच्चा उन्हें 6 साल का नजर आ रहा है वो अभी सिर्फ 98 डेज का है। टॉम कहता है कि प्रॉब्लम देख रही हो, इस बच्चे की हाइट दिन के हिसाब से बढ़ रही है जो कि ह्यूमन बच्चों में नहीं होती। जेमा से वो लड़का पूछता है क्या मैं आज और बड़ा हुआ। जेमा उसे रिप्लाई करती है कि हाँ, तुम 2 इंच और बढ़ गए हो। लड़का जेमा से पूछता है आप फिर से घबरा रही हो मम्मी। जेमा लड़के से कहती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ।
कुछ देर बाद वो लड़का चिल्लाने लगता है और जेमा और टॉम उसका नाश्ता बनाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक उसका नाश्ता रेडी नहीं हो जाता। मतलब इस लड़के को जब भी भूख लगती है वो इसी तरह परेशान करता है। जब ये तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो टॉम अपनी प्लेट उठाकर घर के बाहर रख देता है और एक चेयर पर बैठ जाता है। जेमा भी उसके पास आकर बैठ जाती है। यहाँ ये दोनों उस शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो इनके लिए यहाँ पर वो बॉक्सेस छोड़कर जाता है ताकि वो उसे पकड़कर यहाँ से निकल सके। एक दिन टॉम सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट की राख जमीन पर गिरते ही जमीन की घास वहाँ से हट जाती है, जिसे देखकर टॉम काफी हैरान हो जाता है और दोनों मिलकर वहाँ की जमीन खोदने लगते हैं इस उम्मीद पर कि यहाँ से हम टनल बनाकर बाहर निकल जाए। वहाँ की जमीन की मिट्टी काफी गहराई तक पीली और चिकनी होती है। टॉम रोजाना मिट्टी खोदने लगता है। एक सुबह वो लड़का फिर से नाश्ते के लिए चिल्लाना शुरू करता है, जिससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है। टॉम लड़के के पास जाता है और उसका नाश्ता उठाकर दीवार पर फेंक देता है। फिर वो लड़के को उठाकर कार में ले जाकर बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद उस बच्चे को जेमा आकर निकालती है, जो कि टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेमा को उस लड़के के लिए हमदर्दी हो। एक दिन वो लड़का अचानक गायब हो जाता है। जेमा उसे ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। जब जेमा वापस घर आती है तो वो लड़का वहीं खड़ा मिलता है और उसके हाथ में एक बुक होती है। जेमा वो बुक खोलकर देखती है। उसमें अजीब तरह की लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज इंसानों की बिल्कुल नहीं लगती। उस बुक में ह्यूमन पिक्चर भी है जिनकी गर्दनें फूली हुई है। जेमा उस लड़के से पूछती है कि वो किससे मिला था, मगर वो लड़का उसे कुछ नहीं बताता। फिर जेमा उस लड़के से कहती है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें तुम्हें सबकी कॉपी करना है। वो लड़का पहले जेमा और टॉम की कॉपी करता है। फिर जेमा उससे कहती है अब उस आदमी की कॉपी करो जिससे तुम आज मिले थे। जब वो लड़का उस शख्स की कॉपी करता है तो वो पहले अपनी गर्दन को हिलाने लगता है और फिर वो अपनी गर्दन को बिल्कुल वैसे ही फुगा लेता है जैसे उस बुक्स में दिखाया गया था। ये नज़ारा देखकर जेमा बहुत डर जाती है। हम फिर से उसी घर की छत को देखते हैं जहाँ टॉम ने हेल्प का मैसेज लिखा था, मगर अब वहाँ कुछ और लिखा हुआ होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का 25-26 साल का एक जवान आदमी बन चुका है। अब जेमा और टॉम को उससे डर लगने लगा है। वो अपना नाश्ता टॉम के साथ रूम में करती है और अपने रूम को पूरा लॉक कर देती है। एक सुबह वो लड़का उस बुक को लेकर कहीं चला जाता है। जेमा उसका पीछा करती है लेकिन वो लड़का कहीं गायब हो जाता है। थक हार कर जेमा वापस आती है और टॉम को देखती है जो बहुत कमजोर हो गया है और वो अभी भी मिट्टी खोद रहा है। अचानक टॉम को जमीन में एक सॉलिड चीज मिलती है। वो उसे खोद कर निकालता है तो देखता है वो एक लाश है और ये देखकर टॉम घबरा जाता है। टॉम उस गड्ढे से बाहर आता है क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए वो वहीं गिर जाता है। जेमा उसे संभालती है और वो घर के अंदर जाना चाहती है, मगर दरवाजा अंदर से लॉक है। वो खिड़की से झांक कर देखती है तो वो लड़का अंदर टीवी में वही अजीब पिक्चर्स देख रहा होता है। जेमा चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि दरवाजा खोलो, मगर वो लड़का दरवाजा नहीं खोलता। इस वजह से जेमा को मजबूरन पूरी रात कार में बितानी पड़ती है। सुबह तक टॉम की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जेमा फिर से दरवाजे पर जाती है। इस बार वो लड़का बाहर आता है। जेमा उस लड़के से कहती है कि हमें अंदर आने दो। इस बात पर वो लड़का कहता है कि शायद टॉम साहब के जाने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जेमा टॉम को अपनी गोद में लेकर घर के बाहर बैठ जाती है। शाम तक टॉम की मौत हो जाती है। जब लड़का शाम को घर वापस लौटता है तो उसके हाथ में एक नया बॉक्स होता है और वो उसे जेमा के सामने रख देता है। जेमा उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक बॉडी बैग होता है। लड़का टॉम की बॉडी को उस बॉडी बैग में भरकर उस गड्ढे में फेंक देता है। फिर घर के अंदर चला जाता है और सुबह उठकर वो लड़का बाहर आकर जेमा को ढूंढने लगता है। जेमा कार में छुपी हुई होती है और उसके बाहर आने का इंतजार कर रही होती है। जब लड़का जेमा को ढूंढते हुए दूसरी तरफ जाता है तब जेमा चुपके से कार से बाहर आकर लड़के पर हमला कर देती है। लड़के को चोट लगती है और वो गिर जाता है। वो लड़का जमीन पर छिपलक की तरह रेंगने लगता है और ग्राउंड की जमीन को ऐसे उठाता है जैसे कोई चादर हो और उस गड्ढे में घुस जाता है और जेमा भी उसके पीछे उसी ग्राउंड के अंदर चली जाती है। वो अंदर एक रूम में पहुंचती है जहां वो एक बच्चे को देखती है जो टीवी पर वही अजीब सी पिक्चर देख रहा है। वो आगे बढ़ती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो रो रही होती है। फिर जेमा एक दूसरे रूम में पहुंचती है
जहाँ एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। उसके बाद जेमा गिरते हुए अपने ही रूम में पहुंच जाती है। वो बहुत थक चुकी होती है। लड़का जेमा के पास आता है। जेमा उससे पूछती है ये सब क्या हो रहा है और यहाँ मैं क्या हूँ। लड़का जेमा को बताता है कि तुम एक माँ हो, तुम एक नई दुनिया के लिए लड़कों को तैयार करती हो और फिर मर जाती हो। अब तुम सो जाओ। जेमा उससे आखिरी बार कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लड़का जेमा को भी उसी बॉडी बैग में भर देता है और उसे उसी गड्ढे में फेंक देता है जहाँ उसने टॉम को फेंका था, और गड्ढे को बंद कर देता है। गड्ढा बंद करते ही वहाँ फौरन नई घास उग जाती है। लड़का टॉम की कार लेकर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाता है। वो लड़का अब मार्टिन के ऑफिस में आता है। मार्टिन अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मार्टिन अपना नेम प्लेट उस लड़के को देकर मर जाता है। इसका मतलब है कि अब ये लड़का नया मार्टिन बन चुका है। नया मार्टिन पुराने मार्टिन की बॉडी को भी एक बॉडी बैग में भरता है और उसकी लाश को एक अलमारी में रख देता है। वो एक चेयर पर बैठ जाता है और तभी वहाँ एक नया कपल घर देखने आता है, जैसे फिल्म की शुरुआत में जेमा और टॉम आए थे। और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। इस फिल्म की थीम हमें इस फिल्म की स्टार्टिंग में ही समझा दी गई है। जिस तरह कोयल अपना अंडा किसी और पक्षी के घोंसले में देती है, फिर कोयल का बच्चा असली बच्चों को बाहर फेंक देता है और उस घोंसले में सरवाइव करता है। उसी तरह ये एलियन भी कर रहे थे। अपने बच्चों को पालने के लिए वो ह्यूमंस को विक्टिम बनाते हैं और खुद सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस का यूज करते हैं, और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ह्यूमंस को अपने घर से बाहर निकालते हैं।